Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था ऐप का आइकन हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको सेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि ऐप का नेम हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जो डिस्प्ले नेम होता है। फिर हमने देखा था कि आप कस्टम स्प्लैश स्क्रीन कैसे बना सकते हो और किस तरीके से स्प्लैश स्क्रीन को दिखा सकते हो और क्या उसकी बेस्ट अप्रोच होती है। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे रिएक्ट नेटिव एलिमेंट की लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल करा जाता है, कैसे उसको यूज़ करते हैं। फिर हम देखेंगे गूगल फ़ॉन्ट्स या कोई भी फ़ॉन्ट मोबाइल एप्लीकेशन में हम कैसे इंक्लूड कराते हैं, कैसे उसको लिंक करते हैं। फिर हम देखेंगे जो आइकन्स की लाइब्रेरी है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरी हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसे उनको इंक्लूड कराते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। साथ ही में हम ये समझेंगे जब हम स्क्रीन्स पे काम करना शुरू करते हैं तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। आप जब भी VS कोड ओपन करें, आप ध्यान रखें आप कौन से करंट ब्रांच में हैं, जैसे कि और आप VS कोड के अंदर से भी इस ब्रांच को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बॉटम में देखिए, यहाँ पे ये करंट ब्रांच आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जब भी कोड लिखना शुरू करें, एक बार ब्रांच जरूर चेक कर लें आप किस वाले ब्रांच के अंदर हो, ताकि कोई भी गलती ना हो। ठीक है, आज से हम एक्चुअल स्क्रीन्स पे काम करना शुरू करेंगे। तो जब भी आप एक्चुअल कोड लिखना शुरू करते हैं या फिर स्क्रीन्स पे काम करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने डिज़ाइन पे जाइए और वहाँ देखिए कि आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कौन सी स्क्रीन सबसे पहले बनानी है और उसके अंदर क्या क्या डिपेंडेंसी है। तो चलिए चलते हैं अपने फिग्मा डिज़ाइन पे। तो जैसे कि ये हमारे फिग्मा डिज़ाइंस हैं, उससे पहले मैं थोड़ा राहुल के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि राहुल ने ही ये डिज़ाइन बना के हमको दिया है। राहुल जो है हमारे स्टार्टअप में स्टूडियो लामा में डिज़ाइनर है, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर है और उसने ही हमको ये सारे डिज़ाइन बना के दिया है। जो भी पोस्ट हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे होते हैं या लिंक्डइन पे पोस्ट होते हैं, उसमें मैक्सिमम जो पोस्ट होता है वो राहुल ही क्रिएट करता है। तो आप उसकी प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे स्टूडियो लामा पेज पे भी देख सकते हैं। कोई भी लेटेस्ट यूआई यूएक्स ट्रेंड देखना हो या कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो हमारे स्टार्टअप की तरफ से हम डेली कोई ना कोई यूआई यूएक्स का पोस्ट डेली करते रहते हैं अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पे, तो आप वहाँ जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमारी मेन स्क्रीन जो है, जो मतलब कि ये नीचे आप देखोगे यहाँ पे 4 बॉटम टैब्स हैं। ऊपर हमको ये हेडर बनाना है, फिर ये 2 कार्ड हैं, फिर एक स्क्रॉलेबल लिस्ट बनानी है और फिर एक कार्ड की एक वर्टिकल लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप काम करना शुरू करो किसी भी स्क्रीन पे, या मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर वेब का एप्लीकेशन हो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसकी प्री रिक्वायरमेंट क्या है, उस स्क्रीन में क्या क्या डिपेंडेंसी है। उस जब मान लीजिए अगर आप डायरेक्ट कार्ड बनाना शुरू कर दे, फिर आपको पता चले कि अरे कार्ड के लिए तो ये फ़ॉन्ट हमने यूज़ ही नहीं किया है, आइकन्स की लाइब्रेरी हमने इंक्लूड ही नहीं करी है। तो वो सारी चीज़ें हमको पहले से ये डेवलपर के हाथ में होता है कि वो इस चीज़ को समझे कि उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है। डेवलपर को यहाँ पे अपना माइंड यूज़ करना होता है ये समझने के लिए उसको पहले क्या-क्या चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, ताकि जब वो कोड लिखे तो उसे बार-बार इधर-उधर से अलग-अलग पैकेज के लिए देखना ना पड़े। मतलब कि पहले से जो-जो डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट है वो पहले ही इंस्टॉल कर ले, उनको सेटअप कर ले। हमारे केस में अगर आप देखेंगे तो एक तो है कि हमको आइकन्स की ज़रूरत है। आप देख पा रहे होंगे सब जगह हमने आइकन्स यूज़ करे हुए हैं। तो एक तो हमें ये आइकन की ज़रूरत है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, हमको बॉटम टैब बनाने हैं ताकि हम नेविगेशन ईज़िली कर सकें। और ये आपको देखना होता है जब भी आप मोबाइल स्क्रीन पे काम करना शुरू करते हैं, तो आप पहले ये देखिए उसमें नेविगेशन किस टाइप का है। हो सकता है आपका जो ऐप है उसकी रिक्वायरमेंट में नेविगेशन यहाँ ना होके आपका ड्रॉअर नेविगेशन हो, मतलब कि साइड से एक ड्रॉअर खुलता हो और उसके अंदर टैब्स हों। तो रिक्वायरमेंट आपको पहले देखनी पड़ेगी कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे हमको डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो सेटअप करना पड़ेगा। तो अगर हम अभी अपने होम स्क्रीन को देखें, तो वहाँ पे हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट
दो तीन है यहाँ पे। सबसे पहली है, एक तो बॉटम टैब्स हमको बनाने हैं, फिर हमको आइकन्स की ज़रूरत है, और फिर हमें एक फ़ॉन्ट की ज़रूरत है। तो वो हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले अगर मैं यहाँ जाऊँ और इस पे क्लिक करूँ किसी भी आइकन पे, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ आइकन की लाइब्रेरी का नाम लिखा आ रहा है। हो सकता है आपके केस में आपको डायरेक्ट बता दे कि हम आइकन जैसे रिएक्ट वेक्टर आइकन्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर मटेरियल आइकन यूज़ कर रहे हैं, या फिर फेदर आइकन, फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट ऑसम आइकन। तो आप पहले देखिए, किसी भी तरीके के आइकन हो सकते हैं। पहले रिक्वायरमेंट को देखिए कि आपको उस ऐप में कौन से आइकन्स की ज़रूरत है। यहाँ अगर मैं किसी भी आइकन पे क्लिक करता हूँ तो सारे एक ही लाइब्रेरी से आइकन्स इंक्लूडेड हैं। अगर मैं यहाँ फ़ॉन्ट की बात करूँ तो फ़ॉन्ट पहले हम चेक कर लेते हैं क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है मूलिस यूज़ करा हुआ है। हो सकता है आपका जो ऐप हो या फिर जो भी वेबसाइट हो, उसमें मल्टीपल फ़ॉन्ट यूज़ करे गए हों, पर जो एक बेस्ट अप्रोच होती है, अगर किसी भी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन में सारी स्क्रीन्स एक सी दिखें और लुक एंड फील एकदम एज इट इज रहे सारे ऐप का, तो मैक्सिमम ट्राई करें आप सिंगल फॉन्ट का ही यूज करें। मैक्स टू मैक्स आप दो फॉन्ट यूज कर लीजिए, उस ताकि जितनी भी ऐप की स्क्रीन है वो यूनिफॉर्म रहे, उसमें लुक एंड फील सेम रहे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें रिएक्ट नेटिव एलिमेंट को इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी डिसाइड किया था कि हम रिएक्ट नेटिव एलिमेंट को यूज करेंगे कोई भी अपना प्री डिफाइंड कंपोनेंट या कार्ड वगैरह कुछ भी यूज करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले रिएक्ट नेटिव एलिमेंट को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए करना क्या है आपको, आप रिएक्ट नेटिव एलिमेंट की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, और यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए, और यहाँ से CLI चूज कर लीजिए, क्योंकि CLI के साथ हम जा रहे हैं। जरूरी नहीं है आपको कि रिएक्ट नेटिव एलिमेंट ही यूज करना पड़े, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप ये देख लीजिए किस लाइब्रेरी को यूज करने से या किस पैकेज को यूज करने से आपका जो कोड है वो कोडिंग जो है वो इजी हो जाए, मतलब कि आपको ज्यादा स्क्रैच से काम ना करना पड़े। बस इसलिए हम कोई भी लाइब्रेरी या पैकेज यूज करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, हर चीज पे हमको स्क्रैच से काम ना करना पड़े। तो यहाँ हम रिएक्ट एलिमेंट इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ से हमको जो जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से फुलफिल हो रही है। परंतु आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप रिएक्ट नेटिव एलिमेंट के बजाय रिएक्ट नेटिव यूआई किटन देख सकते हैं, ये भी बहुत एक अच्छी लाइब्रेरी है। जैसे अगर मैं इस पे जाऊं तो इसके अंदर भी आपके पास काफी ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास रिएक्ट नेटिव मटेरियल यूआई, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपके पास काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मतलब कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप रिएक्ट नेटिव पेपर यूज कर सकते हैं, रिएक्ट नेटिव मटेरियल यूज कर सकते हैं, रिएक्ट नेटिव बेस यूज कर सकते हैं। तो आप, ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको किस पैकेज को या किस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने पे आपका मैक्सिमम काम जो है वहां से हो जाए, मतलब कि आपको हर चीज स्क्रैच से ना बनानी पड़े। तो आप ये पहले देख लें, अपने पूरे प्रोजेक्ट का आइडिया लगाएं और उसके बाद ही कोई लाइब्रेरी को चुनें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम रिएक्ट नेटिव एलिमेंट यूज करने वाले हैं, तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि उसका स्टेबल वर्जन को ही आप इंस्टॉल करें। स्टेबल वर्जन क्यों इंस्टॉल करना है? क्योंकि हो सकता है कि जो अभी करंट वर्जन चल रहा है, जो उस पैकेज का, उस लाइब्रेरी का, उसमें मेजर चेंजेस हो जाए आने वाले टाइम में। अगर मेजर चेंजेस होंगे तो आपको अपग्रेड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। कई बार ऐसा सिनेरियो भी हुआ है कि पूरा पूरा प्रोजेक्ट को डिलीट करके फिर से नए सिरे से करना पड़ता है, क्योंकि जो भी नया वर्जन होता है उसमें क्या होता है कि वो एक्सपेरिमेंटल होता है, उसमें बहुत से बग्स होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें इंक्लूड कर दी जाती हैं जो कि इशू बन जाती है आगे चल के, तो हो सकता है उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ जाए। तो कभी भी आप कोई भी पैकेज या लाइब्रेरी इंस्टॉल करें तो हमेशा ध्यान रखें उसका स्टेबल वर्जन ही यूज करें। तो इन्होंने बोल रखा है कि स्टेबल वर्जन, अगर आप npm यूज कर रहे हैं तो ये कमांड यूज करिए, अगर आप yarn यूज करते हैं तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमको यहाँ दो पैकेज इंस्टॉल करने हैं, तो इसको सिंपली कॉपी करिए और चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं।
जब भी आप कोई भी नया पैकेज इंस्टॉल करते हैं या नई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं तो हमेशा अपने पैकेज डॉट जेसन फाइल में जाइए और उसको कंफर्म करिए कि आप जो इंस्टॉल कर रहे हैं वही डाउनलोड हुआ है या नहीं है, और उसका वर्जन क्रॉस चेक करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप वेबसाइट से भी, जहाँ से भी आप डाउनलोड कर रहे हैं वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका स्टेबल वर्जन कौन सा है, आप कौन सा यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स। क्या है कि अब आइकन्स को, जैसे मैंने बताया था, पहले आपको अपने प्रोजेक्ट को समझना होगा उसमें किस प्रकार के आइकन्स यूज करे गए हैं। और जब भी हम कोई पैकेज आइकन्स की लाइब्रेरी चूज करते हैं, हमेशा ये ध्यान में रख के करते हैं कि हमको फ्यूचर में जितने भी इसमें फंक्शनैलिटी या फीचर ऐड करने होंगे वो सारे आइकन उस लाइब्रेरी में मिल जाएं। हमारे अपने ऐप के डिजाइन के अकॉर्डिंग हमको जो लाइब्रेरी चाहिए आइकन्स की, वो व्यू सेक नाम की है। परंतु रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन क्या है, इसमें ग्रुप है आइकन्स का, मतलब कि अलग अलग लाइब्रेरी का सेट है। इसमें आपको 8-10 टाइप की अलग अलग आइकन्स की लाइब्रेरी एक साथ मिल जाती है। परंतु जो हमको स्लिकनेस चाहिए आइकन की, एग्जैक्ट हमको जो डिजाइन में रिफ्लेक्ट करना है, उसके लिए हमको क्या है कि एग्जैक्ट लाइब्रेरी फॉलो करना जरूरी होता है। तो इंस्टॉल करने से पहले आप ये मेक श्योर कर ले कि आपको जो आइकन्स चाहिए, जितने भी आपको आइकन्स चाहिए, वो एक लाइब्रेरी फुलफिल कर दे। जैसे कि अगर मैं रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन के अंदर जाता हूँ, जब हम इसके अंदर जाएंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मल्टीपल टाइप के आइकन्स मिलेंगे, जैसे आर्ट डिजाइन है, एंड टाइपो है, और ऐसे ही फेदर आइकन है, फॉन्ट ऑसम है। तो इसमें 8-10 टाइप के अलग अलग टाइप के आइकन है, जिसमें वेरिएशन देख सकते हो आप। कहीं पे मतलब कि जैसे फॉन्ट ऑसम है, इसमें बोल्ड आइकन है, फेदर है, इसमें थोड़े स्लीक आइकन है। ऐसे ही हर एक लाइब्रेरी में अलग अलग फॉर्मेट है आइकन्स का। पर हमको क्या है कि सारे आइकन्स नहीं यूज करने हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी आइकन यूज कर रहे हैं, अब मान लीजिए अगर मैं रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन की ये पूरी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये पूरा पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो क्या है कि अब इसमें 10 तरह के अलग अलग आइकन्स टाइप हैं। परंतु मुझे तो सिर्फ एक ही टाइप की जरूरत पड़ेगी। यूज तो आप 10 के 10 कर सकते हैं, पर मैं एक इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके पूरे प्लेटफॉर्म में, पूरे ऐप में यूनिफॉर्म आइकन दिखे। मतलब कि ऐसा ना हो कि कहीं पे आपने बोल्ड आइकन यूज कर रखे हैं, कहीं पे आपने थिन आइकन यूज कर रखे हैं, कहीं पे आपने मीडियम आइकन यूज कर रखे हैं, तो वो ऐप का लुक एंड फील बिगड़ जाता है पूरा। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आप रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन की लाइब्रेरी यूज करें तो उसमें भी मैक्सिमम कोशिश करें एक ही टाइप की लाइब्रेरी से आपका काम चल जाए, ताकि ऐप का लुक एंड फील सारे जगह सेम रहे। ठीक है, इसमें रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, परंतु अभी हमारी करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो हम बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं। फिर इन्होंने बोला है सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट। अगर आपने पहले ये देखिए कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट इंस्टॉल्ड है या नहीं है। नहीं है तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो पहले चलते हैं पैकेज डॉट जेसन में। यहाँ देखिए हमारे पास ये पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली में हमें वहाँ यूजफुल होता है जब हमको स्क्रीन में क्या है कि कई बार ये ना ऊपर का जो आप स्टेटस बार देख रहे हो वहां पे भी कंटेंट चला जाता है, तो वो उतना ऑटो स्पेस ले ले ऊपर से डिवाइस के अकॉर्डिंग। इसलिए हमको सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है, ताकि जो भी हमारा कंटेंट है वो इस स्टेटस बार से नीचे ही दिखे, क्योंकि हर डिवाइस का अलग अलग डिजाइन होता है। कहीं पे बीच में कैमरा होता है, कहीं पे कुछ। तो ये सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, वहां से एक मिनिमम जो है स्पेस ले लेता है टॉप से। तो रन करके देख लेते हैं। तो जब भी आप कोई भी नया पैकेज या लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं तो हमेशा उसको कंफर्म करने के लिए ऐप को रन करके जरूर देखें। तो चलिए पहले ऐप को रन करके देखते हैं। तो जब भी आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं उसको दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। एक, जब आपने वो पैकेज इंस्टॉल कर लिया है तो ऐप को नॉर्मली रन करके देखिए। मोस्टली केस में क्या होता है कि अगर उसमें कोई इशू नहीं होता है तो आपका ऐप एज इट इज रन हो जाएगा। वरना कई बार क्या होता है कि हमको कुछ तरीके के एरर आ जाते हैं, मतलब कि उस लाइब्रेरी की भी कुछ डिपेंडेंसी है जो मिसिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वेरीफाई करिए रन करके कि आपका ऐप एज इट इज रन हो रहा है, मतलब कोई इशू नहीं है।
दूसरा है जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करिए उसको यूज करके देखिए। तो इसमें हम ट्राई करते हैं, जैसे बटन को डिस्प्ले करके देखते हैं पहले। जैसे कि इसमें दिखा रखा है कि बटन को अगर हम ऐसे इंक्लूड करा दें तो हमको एक ऐसा बटन मिलना चाहिए। तो चलिए इसको ऐड करके देखते हैं अपने यहाँ पे स्क्रीन में। और इसको इंपोर्ट करना होगा हमको। तो हम इस बटन को ट्राई करके देखते हैं कि ये हमारा वहाँ डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस बटन कंपोनेंट को हमें डिस्प्ले करने के लिए क्या करना होगा, पहले इसको इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाते हैं और फिर इसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। हम पहले ये सॉलिड वाला ट्राई करके देखते हैं। तो ये सॉलिड वाला यहाँ आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसको अब सेव करता हूँ, देखिए यहाँ पे जो है बटन का कंपोनेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, मतलब कि हमारी लाइब्रेरी सही से इंस्टॉल हो गई है। अगर इसको थोड़ा और अच्छा करें तो अभी यहाँ पे क्या है, मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन रो दे रखा है, इस वजह से वो सेम रो में आ रहा है। इसको कॉलम कर देते हैं ताकि ये अच्छे से दिखे। देखिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जितना स्क्रीन का साइज होता है ये उतना स्पेस ले लेता है। तो यहाँ पे हमारा बटन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रेक नेटिव एलिमेंट अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। अब दूसरी डिपेंडेंसी जो थी हमारे स्क्रीन के अकॉर्डिंग, वो है आइकन्स की। हम गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे अपने आइकन्स के पैकेज को सर्च करेंगे और वहाँ से कमांड को कॉपी करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। वेरीफाई करेंगे पैकेज डॉट जेसन में जाके और हमारा ये पैकेज भी इंस्टॉल हो गया है। अब हमको करना क्या है, अगर हम इंस्टॉलेशन में आए तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि इसके अंदर एक डिपेंडेंसी और है, रिएक्ट नेटिव एसवीजी की, क्योंकि ये जो सारे आइकन्स हैं वो एसवीजी फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव एसवीजी भी आ गया हमारे पास और आइकन सैक रिएक्ट नेटिव का पैकेज भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए हम कोई भी आइकन ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने जो आइकन दे रखा है उसी को ट्राई करके देखते हैं। कॉपी करिए और ऐप में चलते हैं और यहाँ पे बटन में हम क्या करते हैं, बटन के अंदर उस आइकन को डिस्प्ले करके देखते हैं, ठीक है। और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए करना क्या होगा, हमको यहाँ से कॉपी करिए और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने 2 पैकेज इंस्टॉल करे हैं तो हमको ऐप को रीस्टार्ट करना होगा। क्योंकि जब भी आप कोई भी नया पैकेज इंस्टॉल करते हो तो ध्यान रखें कि आपको ऐप रीस्टार्ट करना है ताकि वो जो भी डिपेंडेंसी है उसको सेट कर दे। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा आइकन अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है और इसका हम साइज भी चेंज करके देख लेते हैं। देखिए साइज चेंज हो गया, कलर चेंज करके देख लेते हैं, वाइट, ठीक है। वेरिएंट में हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि ब्रोकन है, बल्क है, लीनियर है। जैसे लीनियर ट्राई करके देखते हैं, देखिए मतलब कि अब हमारा आइकन की जो पैकेज है वो अच्छे से काम कर रहा है और रिएक्ट नेटिव एलिमेंट अच्छे से काम कर रहा है। अब तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है फ़ॉन्ट की। हमें अपने ऐप के लिए जो फ़ॉन्ट चाहिए उसका नाम मोलिस था। तो आपको जब भी कोई भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना होता है तो आप सिंपली गूगल फ़ॉन्ट पे जाइए और वहाँ पे आपको जो भी फ़ॉन्ट चाहिए उसको सर्च करिए। जैसे कि हमको जो चाहिए उसका नाम है मोलिस। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए फ़ॉन्ट फैमिली जो है यहाँ पे मोलिस दिखा रहा है यहाँ पे। तो मोलिस हम सर्च करते तो ये आ गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें अलग अलग काफ़ी वेरिएशन है। सिंपली अगर आप गूगल सर्च करोगे किसी भी फॉन्ट का तो आपको नॉर्मली वो मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। हमको इसमें मेनली चाहिए क्या होता है कि जैसे हमने ये इतने सारे वेरिएशन इसके सिलेक्ट करे हैं तो इसकी .ttf फाइल बनेगी। इसमें 2-3 टाइप से शायद गूगल आपको देता है, वो हम डाउनलोड करते हैं और देखते हैं उसमें किस तरीके से यूज़ करते हैं। इसमें देखो अब मल्टीपल तरीके हैं यूज़ करने के। अगर आप वेब यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं अपने पैकेज के अंदर। परंतु हमारा क्या है, हम मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे एक ये अच्छी अप्रोच होती है, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं या फिर वेबसाइट में कहीं पे भी अगर आपको फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो एक बेस्ट अप्रोच यही है कि आप उस फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको फ़ॉन्ट क्या है कि
लोड करना है डायरेक्टली गूगल से, तो वो क्या है कि वो बहुत टाइम लेगा, उसकी वजह से जो आपका वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो रहेगा। बेटर यही रहेगा कि आप उस फॉन्ट को डाउनलोड कर लें और वहां से यूज करें, क्योंकि हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में उस फॉन्ट को वहां से हटा दिया जाए, या फिर मान लीजिए वो अवेलेबल नहीं है, कुछ भी कारण हो सकता है। पर अगर आप डाउनलोड करके रखेंगे तो आपका ऐप पे, किस प्रोजेक्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और नीचे इन्होंने बता रखा है कि आपको यूज करने के लिए क्या यूज करना है। फॉन्ट फैमिली मोलिस ऐसे आप दोगे तो फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो जो भी फॉन्ट आपने डाउनलोड किया है, आपको करना क्या है, उसको पहले अनजिप कर लीजिए। और अगर आप इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे स्टैटिक फोल्डर के अंदर जो जो फॉन्ट हम यूज करने वाले हैं उसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोर्स डायरेक्टरी के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हमने पहले से ही असेट्स नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर हम जाएंगे और एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। और इसका नाम हम फॉन्ट्स रख देते हैं। जब भी आप किसी फोल्डर का नाम रखें, क्या काफी स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि आपको क्लियर रहे कि उसके अंदर आपने क्या कंटेंट रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे वो हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमको ये सारे फॉन्ट यूज करने हैं, पर ये हमको वहाँ पे एक्चुअल में अभी आप देखेंगे दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसको कहीं पे इंपोर्ट नहीं करा है, इसका कुछ हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है, तो कैसे अप्लाई होगा? तो फ़ॉन्ट को अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक फाइल बनानी होगी जिसका नाम होता है react native config डॉट config डॉट js, ठीक है। इसके अंदर क्या है, रिएक्ट नेटिव से रिलेटिव अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन हमको करनी होती है तो वो हम यहाँ पे करते हैं। तो उसको करने का तरीका क्या होता है, आप मॉड्यूल को पहले एक्सपोर्ट करिए, फिर हमको प्रोजेक्ट के अंदर प्लेटफॉर्म मेंशन करना होगा, एंड्रॉयड या आईओएस, ठीक है। फिर उसके बाद असेट्स के अंदर आपको वो एक्चुअल पाथ मेंशन करना पड़ेगा जहाँ से हम फ़ॉन्ट्स को एक्चुअली यूज़ करने वाले हैं। परंतु अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे अभी ये अप्लाई नहीं हुए हैं। अप्लाई क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि अगर आप रिएक्ट नेटिव के पिछले वर्जन्स देखेंगे, उसमें ये मेंशन रहता था कि अगर आप कोई भी ऐसी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको एक लिंक यूज करना पड़ता था, जैसे रिएक्ट नेटिव लिंक वेक्टर आइकन्स, रिएक्ट नेटिव लिंक्स फॉन्ट्स। परंतु या फिर अगर आप जनरल रिएक्ट नेटिव लिंक रन कर देते थे, उससे क्या है कि वो सारे जो भी डिपेंडेंसी है उसको लिंक कर देता था प्रोजेक्ट के साथ में। परंतु रिएक्ट नेटिव के जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें से लिंक को हटा ही दिया है। उसके लिए हमको रिएक्ट नेटिव असेट नाम की एक पैकेज को इंस्टॉल करना है। यूज करने का तरीका क्या है, देखिए जैसे इन्होंने भी बता रखा है, आप react native डॉट config डॉट js फाइल बनाइए और उसमें आपको आप जो जो असेट्स यूज कर रहे हैं वहां पे आप मेंशन कर दीजिए, वो उनको प्रोजेक्ट के साथ लिंक कर देगा। और लिंक करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली react native asset रन करना है। ये कमांड रन करने पे वो ऑटोमेटिक लिंक कर देगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। कह रहा है react native asset not found, क्यों? क्योंकि हमको इसमें npx यूज करना पड़ेगा। और अगर अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे इसने फ़ॉन्ट्स को लिंक कर दिया है। क्योंकि अभी हमने नया पैकेज इंस्टॉल किया है तो हमको ऐप को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले ऐप को रिस्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये अप्लाई होता है कि नहीं होता है। अभी भी हम देख रहे हैं हमारा जो चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट्स के बाद स्लैश नहीं लगाया है, क्योंकि ये तभी इम्पोर्ट होंगे जब हम उससे नेक्स्ट एक फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे। अब इसको सेव करते हैं। तो अब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने यहाँ पे जाते हैं और जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट को अब हम एक फॉन्ट फैमिली देके देखते हैं। अगर मैं इसको फॉन्ट फैमिली जो हमने यूज करना था, यूज करने का तरीका हमने पहले ही देखा था, इसको ऐसे हमको देना है। अब देखिए यहाँ पे ये फॉन्ट तुरंत चेंज हो गया है, ठीक है। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और आशा करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर देना, क्योंकि पहली बार मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है ताकि मैं उस हिसाब से चेंजेस करते रहूँ आने वाले जितने भी ट्यूटोरियल हैं उनमें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।